अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ हवाले से गुफ्तगू करते हैं और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल ज़ेर बहस आते हैं। किसी भी हवाले से मसाइल हों, मईशत के मसाइल हों, सियासी नौइयत के मामलात हों या समाजी मामलात हों, कोशिश करते हैं इसके ऊपर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। बहरहाल आज मुख्तसर वक्त में बहुत सारे मामलात हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। और उससे पहले एक अफसोसनाक ख़बर K21 न्यूज़ के हवाले से हमारे एक और साथी, देरीना दोस्त और बहुत ही होनहार कैमरामैन और प्रोड्यूसर भी साजिद साहब जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है खालिक के हकीकी से जा मिले। और हमारे लिए बड़ा मुश्किल इस वक्त है, क्योंकि बड़ी बदकिस्मती ये रही कि बड़े करीबी लोग, बड़े सीनियर लोग, काम करने वाले बहुत जल्दी जल्दी हमसे जो है वो जुदा होते जा रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है और तमाम देखने वालों से, जो भी हमारे नाजरीन हैं, फॉलोअर्स हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस मुश्किल वक्त में मरहूमीन को याद रखें। न सिर्फ हमारे बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी मोमिनीन हैं जो इस दुनिया से गुजर गए हैं, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ कीजिए। और ख़ास तौर पे साजिद कुरैशी के लिए, जो हमारे बड़े करीबी साथी थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और ग़रीक़ रहमत फरमाए, ये हमारी दुआ है। और उनके अहले ख़ाना के साथ भी हम दिली ताज़ियत रखते हैं। सब के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। तो बहरहाल इशू की तरफ आएंगे और ख़ास तौर पे जो मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, पहले उनका तारुफ़ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। सबसे पहले हमारे मौजूद मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ शमीम साहब, आज उनको मदऊ किया है। इकोनॉमिस्ट हैं फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी, एक निजी यूनिवर्सिटी है। मेंबर हैं पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड FPCCI के। उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं मोहम्मद असद साहब, जो कि IT स्पेशलिस्ट हैं। इससे पहले भी प्रोग्राम में उनको मदऊ कर चुके हैं, आज भी उनसे गुफ्तगू होगी। असद को भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया असद, आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं सैयद मुर्तज़ा जिलानी साहब, जो कि यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर हैं, फेडरल जॉइंट सेक्रेटरी हैं। उनको भी मैं वेलकम करूँगा। आपका भी बहुत शुक्रिया जिलानी साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, बजट की आमद है और फिर एक नई बहस का आगाज़ हमारे यहाँ होता है। पहले तो मैं एक बड़ा बुनियादी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि ये जो अदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं मईशत के हवाले से, क्या आप इससे मुतमईन हैं? एक आम आदमी ये सवाल करता है कि आप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि मईशत आपकी बेहतरी की जानिब गामज़न है, मगर हकीकत ये है कि उसके असरात एक आम आदमी के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ ये कि उसके और बहुत सारे ऐसे पैमाने होते हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी मईशत किस तरफ जा रही है, जिसमें बेरोज़गारी है और दीगर मामलात हैं। उसमें क्या कोई खातिर ख़्वाह बेहतरी आ रही है? ऑन पेपर तो मैं समझ सकता हूँ कि हालात बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं, हकीकत क्या है, इस पे चाहूँगा ज़रा। बहुत शुक्रिया यासिर साहब इस प्रोग्राम में बुलाने का। और मैं हमेशा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किसी न किसी शेर से करता हूँ। और मैं आदाद व शुमार के हवाले से जब बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। यासिर साहब, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, 70 सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि हुकूमती दावे कुछ और होते हैं और उसके बरखिलाफ़ चीज़ें मार्केट में कुछ और नज़र आ रही होती हैं। एक आम आदमी जब मार्केट में जाता है तो वो समझ ही नहीं आता है कि क्या करे। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नज़र नहीं आता। जो वादे करके जाते हैं वो नज़र नहीं आते हैं, फिर अगले इलेक्शन में वो नज़र आते हैं, फिर वो नए नए वादे करते हैं और फिर ये सिलसिला चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप जो आदाद व शुमार देख रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन के दावे इन्होंने किया है कि हमने 40% से कम करके आज इन्फ्लेशन 0.38% पे आ गया। ये एक्चुअली जो है ना रिलेटिव चेंज है। रिलेटिव चेंज का कतन मकसद नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, महंगाई की शरह कम हो गई है, ठीक है, लेकिन इसका मकसद यकीनन यही है कि शरह कम हो गई लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर मुतासिर हो रही है। गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, लोगों की जो है मयारी ज़िंदगी बेहतर होती चली जा रही है। पाकिस्तान वो मुल्क है, आप देखें, जहाँ पे 50,000 कमाने वाले को भी टैक्स देना पड़ता है। हालांकि मैं अपने दुश्मन का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कहीं कहीं आप ले लें ताकि अच्छी चीज़ें कहीं से भी अक्स कर सकते हैं। इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में PKR में 36 लाख रुपए जो है टैक्स एग्जेम्प्टेड है। पाकिस्तान में 50,000 का मतलब है 12 लाख कमाने वाला टैक्स देता है। ये जुल्म नहीं है यासिर साहब? 12 लाख कमाने वाला टैक्स दे रहा हो तो आप किधर लेकर जाएंगे? मामलात इतने ख़राब हैं। आप ये देखें कि
सूरत हाल इस तरह से हो गई हैं कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो आप देख लीजिए 9.5% और 10% के अराउंड है। खित्ते में दिगर ममालिक में चले जाएं तो वहाँ 12%, 13% और 14% पे है टैक्स टू जीडीपी रेशो। हमें टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ानी चाहिए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हम इसको 13% पे ले आएंगे, 14% पे ले आएंगे। तो 13-14% पे लाने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आपने उसके क्या इक़दाम किए हैं? मेरा सवाल ये होता है कि हमारे पास तमाम टैक्स कलेक्शन का जो बोझ आता है ना, वो आवाम के ऊपर आता है। वो लोग जो बेचारे टैक्स नेट में मौजूद हैं, आप यकीन कीजिएगा सबसे ज़्यादा जो मुतासिर तबका है टैक्स के हवाले से वो हमारा सैलरीड तबका है। ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जो है ना इतने टैक्स नहीं लिए जाते हैं, या उस लेवल के टैक्स हमारे यहाँ सैलरीड क्लास से हम जो है ना उस 35% दे आर पेइंग 35% टैक्सेस। कुड यू बिलीव? हमारी हुकूमत दावा ये करी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे आपको तवज्जो भी चाहिए। जो फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें, हुकूमत ने ये दावा किया है कि हमने IMF से रिक्वेस्ट किया है कि 2.5% से सैलरीड क्लास को रिलीफ दी जाए। अब 2.5% सैलरीड क्लास को रिलीफ तो दी जाए 35% से 2.5% पे, वो भी IMF इस पे एग्री नहीं है। IMF कहता है अब अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएं। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, वो लोग जो टैक्स नेट में, टैक्स नेट को बढ़ाने की ये बात नहीं करते हैं। आप डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का हाल देख लीजिए आप, कि जनाब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है हमारे पास 60% है और डायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास 40% है। ये वाइस वर्सा होना चाहिए ताकि आम लोगों के मेयार ज़िंदगी बेहतर हो जाए। अब मामला ये आता है कि जब 2.5% आप टैक्स की बात कर रहे हैं, इस साल जो हमारा फिस्कल बजट जो टारगेटेड है, अब मैं टैक्स रेवेन्यू की बात करूंगा पर्टिकुलरली, टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 19 ट्रिलियन एक्सपेक्टेड है। टैक्स रेवेन्यू दे विल सेट फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, आई मीन 25-26, 19 ट्रिलियन रुपीस। अब बात ये आती है पिछले साल को अगर आप देखें तो दे वर एक्चुअली फिक्स, इट वाज अराउंड 12.9 ट्रिलियन रुपीस। लेकिन जब अभी रिसेंट पास में जो मीटिंग हुई एंड दे हैव डिसाइडेड कि हम 12.3 ट्रिलियन जो है हदफ हासिल कर लेंगे। अब बात यह आती है कि 12.3 ट्रिलियन और 19 ट्रिलियन, तो 7 ट्रिलियन रुपीस अब कहां से वो कलेक्शन होगी कहां से? अब उस कलेक्शन के लिए दोबारा आप, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि जो आवाम है उसके गर्दन को फिर आप दबोचेंगे और उनके मयारी ज़िंदगी का जो हाल होने वाला है लगाएंगे। और जी एक और आपको मैं बता दूं, एक और ख़बर सुनने में आई है कि फैट के मद में और एडिशनल सेल्स टैक्स के मद में 150 अरब रुपए के नए टैक्सेस लग रहे हैं। और आपको हैरान होगी सुन के कि किस पे लगा रहे हैं? बिस्किट्स पे लगा रहे हैं, चिप्स पे लगा रहे हैं, सेरेलैक पे लगा रहे हैं। तो ये आने वाले मतलब ये कि आप जो हमारे मासूम बच्चे हैं, जो गरीब आवाम है, दोज पीपल दोज हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, पाकिस्तान में आप देख लीजिए गुर्बत 100 अरब 100 मिलियन पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। वो पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे पर कैपिटा इनकम 37,000 रुपए है, 37,130 डॉलर पर मंथ। यूएसए में मिनिमम वेज की बात कर रहा हूं, यूएसए में मिनिमम वेज यासिर साहब $180 पर डे है। आप मवाजना कर ही नहीं सकते। इन अब 150 अरब, इसका मतलब है गरीब आवाम के जो मुतवसत तबका या बिलो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके बच्चों के मुंह से आप चिप्स और बिस्किट भी छीन लेंगे। फिर हम बात करते हैं कि हम मुल्क तरक्की कर रहा है और जीडीपी ग्रोथ हमारी 2.5% है। इट वाज टारगेटेड अराउंड 3.6%। ठीक है, एक और मैं बताऊं कि पॉपुलेशन, इंटरेस्टिंग बात है और ये बड़ा सोचने पॉइंट टू बी थिंक कि जीडीपी ग्रोथ हमारी जो है 2.5% से है और पॉपुलेशन ग्रोथ भी 2.5% से है। यहां पे मसला क्या रहा है? ये गैप क्रिएट हो रहा है और आने वाले दिनों में ये प्रेशर होगा दोबारा इन्फ्लेशन की तरफ, क्योंकि IMF कह रहा है कि आप अपनी जो इन्फ्लेशन है उसको जो है 5 to 7% पे फिक्स करें, मतलब इन बिटवीन इट शुड बी 5 to 7%। इसका मतलब है आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने वाली है। ये जो हुकूमत के दावे है, एब्सोल्युटली बिल्कुल आपने सही कहा, क्लियर इंडिकेशन है कि आगे जो है वो महंगाई बढ़ेगी। और यही कुछ होता है, बजट जब भी आता है तो पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा ही रहा है कि लोगों की परेशानी और मुश्किलात में इजाफा होता है। खैर रिलीफ देने की खास पोजीशन में हम नहीं हैं और ये रिलीफ होना क्या चाहिए। डॉक्टर साहब मैं भी इसके ऊपर बात करता हूँ, ज़रा मैं असद से भी बात करूँ IT के हवाले से। असद, IT के हवाले से हमेशा से कंसर्न रहा है, जैसे भी बजट की बात हो रही है तो IT सेक्टर के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, ये तो हमने हमेशा सुना है। ठीक है जी,
और इसको कैसे कैपिटलाइज किया जाए ये अभी तक शायद हमें नहीं पता चल सका है, ठीक है ना, और उसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, डॉक्टर साहब आप भी तवज्जो रखिए कि गैजेट्स जो हैं जिसके ज़रिए आईटी चल रहा है, अगर वो दुनिया के सबसे महंगे और एक्सपेंसिव होंगे और जिसके ऊपर आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट से भी ज़्यादा टैक्स लेंगे तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं है। जी ज़रा बात कीजिए। अच्छा यासिर भाई, मैं अभी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे तो मैं यही बात मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखें, अगर आईटी को हम ऊपर लेके आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इससे हम बहुत ज़्यादा जो है वो बजट अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखें, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं इनको फुल मौके मिलने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखें, आईटी एक ऐसा शोबा है जिससे हम लाखों डॉलर जो है वो बाहर से इजीली पाकिस्तान लाए जा सकते हैं। मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। लाइक टेली मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है। उसके अलावा ई कॉमर्स सेक्टर है। देखें, यहाँ पे ई कॉमर्स से मुराद ये है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग के जो पोर्टल हैं वो इंटरनेशनली यहीं से बैठ के जो है वो बच्चे बना रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, गेम्स हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यूट्यूब चैनल्स जो हैं उससे कितना ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है, ठीक है, और हम सारा का सारा रेवेन्यू वहाँ से ला सकते हैं। अच्छा, एक और मैं बात करता हूँ। देखें, अब डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो अपना सर्वर बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ सर्वर से मैं इसको काफ़ी डिटेल में बताता हूँ कि जैसे अब मैं चाइना का जिक्र करता हूँ कि उन्होंने अपना एक पूरा क्लाउड सर्वर बना लिया है, ठीक है। वो एंड्रॉयड या जो हमारा ऐप स्टोर है इसके ऊपर इन्हिसार नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इससे हमारी सारी की सारी प्राइवेसी जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के पास जा रही है। बिल्कुल सही, ठीक है। अब उन्होंने अपना एक खुद मुख्तार निज़ाम बना लिया है। अब उसी के ऊपर उनका जो है वो उनका ऐप स्टोर है, ठीक है जी। उनकी जितनी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी उनकी प्राइवेसी उनके पास है, ठीक है। लेकिन हमारी प्राइवेसी कहाँ है? बिल्कुल सही, दूसरी जगह मौजूद है, ठीक है। तो हमें ये चाहिए कि अब हम अपना एक सर्वर के ऊपर भी काम करें, मतलब इंटरनेशनली जो हमारा अपना हो। फिर इसी तरीके से जितनी भी ऐप्स होंगी वो सारी की सारी हमारी अपनी होंगी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। अब होगा ये कि फिर हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज यूज़ कर रही होंगी जिनके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, जब आप आईटी स्पेशलिस्ट को, आईटी से रिलेटेड जो लोग हैं उनको जब तक लेवरेज नहीं देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो अभी बड़ी बेसिक चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। जिस गैजेट के थ्रू आप काम करते हैं, लैपटॉप्स के ज़रिए, टैबलेट्स के ज़रिए, फ़ोन्स के ज़रिए, स्मार्टफोन्स के ज़रिए, वो आपने और महंगे कर देने हैं, क्योंकि अभी तक आप उनको लग्जरी आइटम की तरह जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, तो फिर आप कैसे वो करेंगे? देखें, हाँ, ये चीज़ें, बल्कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए हर स्टूडेंट के। बिल्कुल, क्योंकि अगर उसके पास लैपटॉप नहीं होगा तो एग्जाम्पल अगर किसी और कंट्री का बच्चा है तो वो जो ओ लेवल्स के अंदर जो चीज़ें सीख लेगा, हम लोग वही ग्रेजुएशन करने के बाद सीखते हैं। उसकी वजह ये है कि हम इतने एडवांस नहीं हैं, हम एआई को इतनी स्मार्टली यूज़ नहीं कर सकते। क्या कोई गांव का बच्चा इजीली उसके पास लैपटॉप मौजूद होता है? हालांकि उसके पास ज़हीन बच्चा है, पोटेंशियल है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो उसको चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं होती। वो उसको चीज़ें जब मिलती हैं उस वक्त पानी सर से गुजर चुका होता है, या फिर वो ऐसे मामलात में लग चुका होता है ज़िंदगी के कि वो अब अपना जॉब देखे या अपनी पढ़ाई देखे, और वो टेक्नोलॉजी वॉर है। क्योंकि तो ये जो जितने भी ऑब्सोलीट होती जाती हैं चीज़ें, फिर वो हमें मिलती हैं, फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। जिलानी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ज़रा ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप काम कर रहे हैं, ज़रा अपनी ये जो आपकी एनजीओ है इसके हवाले से बताइए ज़रा। ये काउंसिल जो आपने बनाई है किस तरह काम कर रही है और ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि क्या सोच कर इस सिलसिले का आगाज़ किया? ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो हर जगह नज़र आती है। ये जो बजट के अंदर जो कुछ अभी डिस्कशन हो रही है ये भी एक्चुअली ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंदर आता है। जी फरमाइएगा। यासिर भाई, बात यह है कि मैं यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल 20 साल से तकरीबन मैं अच्छा चला रहे हैं, वर्क के अंदर हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, समाजी रहनुमा हूँ मैं। हमारी यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान एशिया की सब में बड़ी एनजीओ से अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी मशहूर के तहत हम लोग काम करते हैं। वेरी गुड। और कराची में मुख्तलिफ जगहों पे कच्ची आबादियों में हम मेडिकल फ्री कैंप लगाते हैं। बहुत अच्छी बात। और बेसहारा लड़कियों की हम लोग शादियाँ वगैरह करवाते हैं, राशन तकसीम करते हैं। सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं जो ज़ाहिर नहीं कर सकते अपनी इज्जत की वजह से, अपने भरम की वजह से, उन लोगों के लिए हम लोग जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं जाके, खामोशी से, किसी को पता ना चले। बहुत खूब। और इसके अलावा जगह जगह जाके हम लोग जो भी मसले मिसाइल होते हैं वो जाके हम लोग हल करते हैं। ठीक है, कानूनी मामलात भी फराम करते हैं। जी 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 बहुत खूब। इसलिए कि महंगाई बहुत
आसमान से बातें कर रही है, गरीब आदमी की कमर टूट गई है, महंगाई का जीन बेकाबू हो गया है। ऐसा ही, ठीक है। 37,000 रुपये का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि मजदूर की तनख्वाह 37,000 रुपये होगी। ठीक है, 37,000 में आप बताएं किस तरीके से यासिर भाई पूरा होगा? मुमकिन नहीं। उसका रेंट का घर है, 15,000 रुपये उसका घर का किराया चला गया, 15,000 रुपये बिजली का बिल पूरा हो गया जो वो नहीं इस्तेमाल कर रहा। ठीक है ना। गैस का बिल 10,000 रुपये, 40,000 रुपये तो यही होगा जी। फिर घर का राशन है, फिर बच्चों की पढ़ाई है, फिर मेडिकल है, किस तरीके से पूरा होगा? मुमकिन ही नहीं है, पूरा ही हो सकता ना यासिर भाई? वही नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। तकरीबन 60,000 रुपये सैलरी होना चाहिए मजदूर की। बिल्कुल ऐसा ही। 60,000 में जाके कम से कम उसका घर का तो पूरा होगा। ऐसा ही है, नहीं तो पूरा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद भी अखराजात और भी हैं। ये 60,000 की जो बात कर रहे हैं ये भी काफ़ी नहीं है। बड़ी बदकिस्मती ये है कि जैसे अभी हमारे भाई ने तस्करा किया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और बिजली के बिल के हवाले से ही आप देख लें, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये अगर बिजली के बिल आएंगे एक शख्स के जो बहुत ही कम बिजली इस्तेमाल करता है, उसका ये हाल है, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि मज़दूर का जो है वो गुजारा हो सकेगा? और ये 37,000 की आपने बात की, आप जाके सर्वे कर लें, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अभी भी लोग 10,000 15,000 से ज़्यादा पे स्केल नहीं मिल रहे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 20,000 ज़्यादा बता रहा हूँ, 20-25,000 से ज़्यादा नहीं है जी। ऐसा ही है। किसी भी 37,000 में बहुत कम लोगों को मिल रहा है। 37,000 में पूरा ही नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अगर दे भी दिएगा, अगर मान लिया जाए इसको कि इम्प्लीमेंट हो भी जाए फैसला, तब भी मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब, सूरत हाल आपके सामने है जी। यासिर साहब, ये कुछ मैं इन्होंने जो बात की आईटी के हवाले से, मैं थोड़ा सा इसमें देखें, ये टेक्नोलॉजिकल पूरी दुनिया है ना इस वक्त टेक्नोलॉजी के साथ है, और जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो अब दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ का इजाफा और कर दूं, जितने भी कंग्लैमरेट्स हैं, जाइंट्स हैं, और जितने भी बड़े नाम हैं या जो रिचेस्ट लोग हैं, उनका सबका ताल्लुक आईटी से एग्जैक्टली। और मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल भी देना चाह रहा हूं। हमारे सामने बेहतरीन मिसाल है, जब रशिया यूक्रेन वॉर, और जब यूक्रेन ने जितने भी यूएस मेड और अदर जो आपको पता है एडवांस कंट्रीज़ के जो बनाए हुए मिसाइल फायर किया, तो रशिया ने उनको टेक्नोलॉजी के ज़रिए डिफ्यूज़ किया उन्होंने। तो एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, और इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया का जो जंग हुआ है, 9 और 10 मई ने हिस्ट्री बदल दी। और मैं आपके चैनल के तवज्जो से ख़ास तौर पे हमारे सिपाही सालार मोहतरम जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जो है मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी क़यादत में पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में चर्चा हो रहा है, पाकिस्तान का जो सर बुलंद कर दिया है इन्होंने। अल्लाह ताला इनको जो है और हिम्मत दे और इस्तिकामत दे, और अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए। देखें, एक छोटी सी बात करूँगा टेक्नोलॉजी के हवाले से, मैं चैट जीपीटी की भी थोड़ी बात करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले ये बात कर लूँ तो टेक्नोलॉजिकल, ये दुनिया पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर है, और ये जो वॉर है ना, ये टेक्नोलॉजिकल वॉर है। और इसके लिए हमारे आर्म फोर्सेस को टेक्नोलॉजी बेस होना पड़ेगा। आप देखिए 1980 में, मैं माज़रत के साथ ये बात करना चाह रहा हूँ, कुछ लोग शायद मेरी बात से मुखालफत करें, लेकिन 1980 में हमारा जो डिफेंस का बजट था, दैट वाज 6.5% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, और इस वक्त हमारा डिफेंस का बजट जो है 1.7% ऑफ द जीडीपी है। और अगर हम चाहते, कहते हैं ना, इफ़ यू आर इन फेवर ऑफ पीस बी प्रिपेयर फॉर वॉर। तो इसके लिए हमारे आर्म फोर्सेस को टेक्नोलॉजिकली जो है ना इक्विप्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए 2.1 ट्रिलियन रुपीस हमारी लास्ट बजट में हमारे जो है डिफेंस बजट थे। मेरी अपनी सजेशन है कि इट शुड बी 3 ट्रिलियन रुपीस होनी चाहिए, क्योंकि आज हम फख्र से सर बुलंद किया हुआ हमने, और दुनिया में देखे हमारे चर्चे हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये और चर्चा हो, और इस दुश्मन को जो है ना हम दोबारा अगर ये हमारी तरफ देखे तो हम इसकी आंखें फोड़ दें। इसके लिए हमें आर्म फोर्सेस को जो है ना और मजबूत करना पड़ेगा। दूसरी बात आ जाती है चैट जीपीटी के हवाले से बात करना चाहता हूँ, डीप सीक, क्योंकि ये पूरी दुनिया जिस तरह से मूव कर रही है, आप देखिए कि $40 अरब लगा के चैट जीपीटी जो ओपन एआई, ठीक है, जो फर्म है, उसने जब इन्होंने ये चैट जीपीटी लॉन्च किया, $40 अरब खर्चा हुआ इनका। और उसके बाद जब इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये बैठे हुए हैं, ही नोज वेरी वेल, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो हार्डवेयर नहीं था, तो एनवीडिया ने उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया और तमाम चीज़ें प्रोवाइड की।
ठीक है, टू लॉन्च दैट। लोगों ने सब्सक्राइब किया, लोगों ने सब्सक्रिप्शन दी और इन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। लेकिन जो 50 लाख डॉलर से जो है डीप सीक ने, चाइना ने उससे बेहतर चीज़ें लेकर आ गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है ना एआई की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया, जस्ट 50 लाख डॉलर से लेकर आए। अब इसकी वजह से हुआ क्या, ये जो ओपन एआई और जो हमारे एनवीडिया के जो है ना डॉ जोन्स दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे इनका जो है ना इनका शेयर है। तो क्या हुआ, जब इनके सब्सक्रिप्शंस कम होने लगी तो इनके मार्केट शेयर कम होने लगे। जब मार्केट शेयर कम होने लगे तो उसकी वजह से उनकी मार्केट वैल्यू कम हुई, जिसकी वजह से चैट जीपीटी को या यूएसए को $2,500 बिलियन का लॉस हुआ है। तो ये बहुत मतलब ये बहुत बड़ी, कहते हैं ना कि तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। ये वी हैव टू मूव विद द टेक्नोलॉजिकल चेंज, वी हैव टू मूव विद द ट्रांसफर, जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हमें इस पे काम करना पड़ेगा। प्रायोरिटी पे कैसे चाइना ने बीट किया है, देखिए उन्होंने अभी टेक्नोलॉजी से भी ये दिखाया है। उसके बाद वो डीप सीक की जो सर बात करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने जो एआई टेक्नोलॉजी है उसको मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ही सस्ता कर दिया, क्योंकि वहाँ पे वो पर मंथ अच्छे खासे डॉलर्स देने पड़ रहे, ठीक है। और ये इन्होंने लाइक बिल्कुल फ्री कर FOC थी, बिल्कुल बहुत इजीली। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी में तो अभी जो जंग हुई आपने देख ही लिया है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ और बहुत अच्छा। पाकिस्तान में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, लेकिन पाकिस्तान में जो कमी है वो भी हमें मतलब ऊपर लानी चाहिए। हमें स्पेस में जाने की भी ज़रूरत है, ठीक है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमें देखें आगे की जो दुनिया है उसमें चाइना ने जो है वो स्पेस के अंदर जी स्पेस के अंदर उन्होंने एक ऐसा सेटअप वो बनाने जा रहे हैं कि वो स्पेस से ही जंग लड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही डीप चीज़ है। तो पाकिस्तान बिल्कुल चाइना और पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती है। मुझे उम्मीद है कि हम उसमें भी जो है वो उनके साथ बहुत अच्छा काम करेंगे और हम भी जो है वो चांद के ऊपर पहुंचेंगे और बहुत ज़बरदस्त। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जिलानी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अभी ज़रा एनजीओ के हवाले से आप बता रहे थे, अब क्योंकि बड़ी तेज़ी से महंगाई बढ़ती जा रही है और अभी हालिया दिनों में ये देखा हमने, ख़ासतौर पे कोविड के बाद से बहुत सारे कारोबार भी लोगों के बंद हुए और सब कुछ सिलसिला रहा। फिर ये जो राशन ड्राइव वगैरह इसका सिलसिला तेज़ हुआ, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ज़रूरतमंद सामने आ रहे हैं। केटर कैसे करते हैं, मतलब उन सब का शुमार कैसे किया जाता है? और फिर एक बड़ा मसला है कि उनमें से मुस्तहिक लोगों को पहचानना, क्या वर्किंग इसके ऊपर की है? इसके अंदर हमने कमेटी बनाई भी है, उसके अंदर हमारे नुमाइंदे भी हैं, वर्कर भी हैं, वो जाते हैं, मालूमात करते हैं उनके घर पे जाके कि वाकई ये हकदार हैं या नहीं है। ये तो नहीं है कि हकदार नहीं है और उनको हम लोग दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसके बाद उन लोगों को दिया जाता है राशन वगैरह, उनके घर पे जाके हम खुद पहुँचाते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या करने का इरादा रखते हैं, ये भी बताइए। इसके अलावा हम लोग बेसारा लड़कियों की शादियां वगैरह करवाते हैं जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। ठीक है, कारोबार के हवाले से जो लोग ख्वाहिशमंद होते हैं, ये भी एक मसला है कि वाक़तन लोग काम करना चाहते हैं, क्या उनकी फैसिलिटेशन, उनको वाशिंग सिलाई मशीनें वगैरह हम लोग देते हैं। और उसके अलावा हम लोग कारोबार के लिए उनको थोड़े बहुत हम लोग रकम वगैरह देते हैं जिससे अपना वो गुजारा चला सकें। बिल्कुल सही है, चलें, वह बहुत अच्छी बात है। और हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट वगैरह मिलती है या नहीं मिलती? नहीं, हुकूमत की तरफ से सपोर्ट तो नहीं मिलती है। नहीं, हुकूमत की तरफ से नहीं मिलती है सपोर्ट, बिल्कुल। मिलने की ज़रूरत है आपके ख्याल में? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब। सर डॉक्टर साहब, अभी जैसे बात हो रही थी आईटी के हवाले से, और हमने अभी तक अपने पोटेंशियल को सही तरह डिस्कवर नहीं किया। ऑनेस्टली हमारी प्रायोरिटीज़ में अभी तक सिर्फ डेट रीपेमेंट्स ही हैं, इंटरेस्ट पेमेंट हैं, मेरे ख्याल में सारी एफआरटीसी के ऊपर है। और ये ऐसा महसूस होता है कि कोई स्पेस टेक्नोलॉजी, कोई रॉकेट साइंस है कि हम ना टैक्स नेट अपना बढ़ा सके हैं, ना लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके हैं। ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? क्योंकि देखिए होता ये है कि आप जब किसी से टैक्स लेते हैं, अब आप ऑस्टेरिटी की बात करते हैं कि यानी कि आप मियान रवि इख्तियार करें, ये करें, लेकिन आप कैबिनेट में एक्सपेंशन भी करते हैं, पंजाब की असम्बली हो, नेशनल असम्बली हो, तनख्वाहों में इजाफा भी कर रहे हैं, प्रिविलेजेस भी ले रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आप आउट ऑफ द वे जाके ले रहे हैं, कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। अब तो लोग सवाल कर रहे हैं बाकायदा, गरीब आदमी को आप रिलीफ देने के लिए आईएमएफ से परमिशन लेते हैं और अपने लिए प्रिविलेजेस और मराते लेने के लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसा सिस्टम है? कैसे आप टैक्स के लिए लोगों को देखें? यासिर, बहुत शुक्रिया यासिर साहब। देखें, लीडरशिप का फुकदान 70 साल से इस मुल्क में रहा है, ठीक, और लीडरशिप से ही सारी चीज़ें डिटरमिन होती हैं।
पाकिस्तान में अभी देखें कि जो हमारे जो लीडर हैं पिछले 70 सालों से इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को लूटा है, सिर्फ लूटा है, ठीक है। आप देखें कि अभी भी वज़रा के पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। आपको मैं बताऊं कि अभी जो मौजूदा बजट आने वाला उसमें भी 7.2 तकरीबन ट्रिलियन रुपीस का डेफिसिट होगा। अब 7.2 ट्रिलियन रुपीस का डेफिसिट को मैं बताऊंगा ज़रा सा मज़ीद एक दो बातें आप कह दूँ कि आप ये देखें कि वज़रा की तनख्वाह आपने 140% से बढ़ा दिया, ठीक है ना। आप वर्क फ्यूल के मद में आप देखें कि 50 मिलियन से ज़्यादा का वर्क फ्यूल, मतलब वर्क फ्यूल, क्या जो वज़रा असम्बली में बैठ रहे हैं या वहाँ पे बैठ रहे हैं क्या वो गरीब हैं? ठीक है, इस गरीब आवाम के पैसे, ये जो पैसे खा रहे हैं ये टैक्स के पैसे हैं। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि जनाब 8.5 तकरीबन बिलियन रुपीस जो है इन्होंने क्या कहते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में जो है एग्जम्पशन मिली हुई है। ये वज़राओं की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही है इस मुल्क में। आप देखें कि मैं बताऊं कि 7.2 ट्रिलियन रुपीस का जो बजट डेफिसिट होने वाला है और आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि 19 ट्रिलियन रुपीस जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसमें से तकरीबन 8.7 ट्रिलियन रुपीस इंटरेस्ट के मद में पेमेंट में चली जाएगी। अच्छा, पिछले साल इट वाज 9.7 ट्रिलियन, ठीक है, डिस्काउंट रेट 22 से 11 पे आया है, जिसकी वजह से 1 ट्रिलियन का जो गैप आया, 1 ट्रिलियन रुपीस को अब यहाँ एडजस्ट कैसे करें? ये जो आप कह रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस डेवलप इस तरह से होगा जो 1 ट्रिलियन रुपीस सेविंग होगी, मैं इस तरह बात करूंगा। मैं इस सेविंग को इंड्यूस करें इकोनॉमी में, लोगों को मराद दें, नए इंडस्ट्रियल जोन बनाएं, ये नहीं करें लोगों को जैसा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 400 अरब रुपए 400 बिलियन रुपीस आपने, वो किधर जाता पता नहीं चलता है। भाई यासिर साहब, इकोनॉमी में 2.4 ट्रिलियन रुपीस का जो है ना पॉवर्टी गैप है। अब इस गैप को कैसे पूरा करेंगे? 400 अरब रुपए से पॉवर्टी गैप पूरा नहीं होगा और इन सपोर्ट प्रोग्राम से भी कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होता। तो ये एक साइड तो ये, दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि 8.7 ट्रिलियन रुपीस आप टैक्स के मद में चला जाएगा 19 ट्रिलियन रुपीस में से। बाकी बचा जो उसमें से तकरीबन 8 ट्रिलियन अराउंड या 8 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन रुपीस जो है अंडर द NFC अवार्ड सूबों को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास बचता क्या है? आपके पास 2-2.5 ट्रिलियन रुपीस बच जाएगा, जिसमें आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करना है, जिसमें आपने डिफेंस एक्सपेंडिचर भी करना है, जिसमें आपने पेंशन भी देना है, जिसमें आपने सब्सिडीज भी देनी है। पैसा नहीं है तो अगेन वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द IMF। अब मसला है कि फिर कर्ज के लिए हम जाएंगे, IMF की तरफ जाएंगे। अभी भी 11 शराइत उसने रख दी हैं, फिर कुछ शराइत रख देंगे। अब मसला ये होता है कि सिंस फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान 1958 से अयूब खान साहब के दौर से लेकर आज तक, दिस इज आवर 25th IMF प्रोग्राम, 25वें प्रोग्राम में जा चुके हैं। और हर प्रोग्राम में हम ये कहते हैं, दावे करते हैं, आप कह रहे हैं ना कॉन्फिडेंस कहां से डेवलप होगा? लोग कहते हैं ये झूठ बोलते हैं कि 25वां प्रोग्राम है और हर प्रोग्राम में आप ये कहते हैं कि हमारा आखिरी प्रोग्राम है। इसका पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 जो है ना IMF के जो पैकेजेस में कंट्रीज में टॉप 5 में आता है। अभी कंट्री क्या नाम है? नाइजीरिया। देखें, हमें नाइजीरिया से सबक सीखें। केस स्टडी है हमारे लिए नाइजीरिया। 3.6 बिलियन रुपये डॉलर उसने दिया और अपनी जान छोड़ा। हम क्यों नहीं कर सकते? हम कहते हैं, आप देखिए यासिर साहब कि हम $2 बिलियन के लिए, $1 बिलियन के लिए IMF के पास, एक और खास बताऊंगा, हम जाते हैं, IMF हम पे क्या लगा देता है? मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लगा देता है कि आप ये करें, उसमें से आप जो है टैक्सेस को बढ़ाएं, उसमें से आप डिस्काउंट रेट को जो है आप डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम करें, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। उसके नतीजे में यासिर साहब माजी में भी हमने चंद बिलियन डॉलर के लिए हम 100 बिलियन डॉलर का इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ये कौन सी रैशनल डिसीजन मेकिंग है? तो लोगों का कॉन्फिडेंस शेक होता है। और एक दो बात और भी करना चाहूंगा मैं, स्पेशली कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है रिगार्डिंग द FBR टैक्स कलेक्शन। अच्छा, FBR टैक्स कलेक्शन में एग्रीकल्चर पे हम बात करेंगे, अगर आप टाइम देंगे तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। बिल्कुल आता हूं, थोड़ा सा वक्त है, इस पे बात करते हैं। जी IT साहब, अब ये बताइए असद साहब कि IT के हवाले से आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट के अंदर? ख़ास तौर पे अभी आपने कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट किया, मैं चाहता हूं कि आप और हाईलाइट करें कि हमें इसके ऊपर सर इसमें ना हमें खुद ही की ज़रूरत है। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रज़ा क्या है। तो सबसे पहले तो ज़रूरत है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अभी इसी टॉपिक पे बात हो रही है तो थोड़ा सा इसको और वजाहत की जाए। देखें, जब तक हम अपनी चीज़ें क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम कभी ज़िंदगी में भी कामयाब नहीं हो सकते। जब तक हम सहारा ढूंढते रहते हैं, क्योंकि सहारों के ऊपर तो हमेशा जो है वो जनाजे ही चलते हैं, यही कहा जाता है ना। सही है। तो अब जिस तरीके से मैंने
गूगल सर्वर की बात की थी कि हमारा अपना होना चाहिए, इस तरीके से तमाम चीज़ें जो जैसे डॉक्टर प्रोफेसर साहब ने बात की कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं वो हमें सारे खुद बनाने चाहिए। देखें शुरू के अंदर डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन आहिस्ता 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 हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। सफिशिएंट तो तब होते हैं या डिपेंडेंट तब होते हैं जब आप ये कर्जों से बाहर निकलते हैं। हमारी मुल्क की इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला ये है कि डेट ओरिएंटेड कंट्री बन चुके हैं, जो सिर्फ डेट के ऊपर रिलाई करती है। वो डेट अगर नीचे से निकल जाएगा तो फिर आपके पास देखें यासिर भाई, बात यह है कि जैसे हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल की इसलिए बात करूंगा कि वहाँ पे इतनी अच्छी तालीम नहीं दी जाती जो प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है। अगर वहाँ पे भी अच्छी तालीम दी जाए, ठीक अच्छा, है, ये लीस्ट प्रायोरिटी के अंदर होता है जब भी हम बजट के अंदर बात करते हैं ना। वैसे जिनसे हम पैसे लेते हैं वो कहते हैं कि जीडीपी का 2% जो है ना वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर लगाएं, लेकिन वो मुमकिन ही नहीं है। 2.5% सैलरीज तो बहुत अच्छी दी जा रही है ना, मैं समझ रहा हूँ सैलरीज तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जा रही हैं, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, वो वहाँ पे लाने की जरूरत है। और देखें वहाँ पे एक मोटिवेशनल जो है वो टीचर्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम्पल वो इकोनॉमिक का स्टूडेंट ही है या वो आईटी का स्टूडेंट है या वो कोई भी मेडिकल लाइन का कोई भी वो सब्जेक्ट है, वो जब वो पूरा पढ़ चुका होता है, जो एग्जाम्पल उसकी 22 या 23 साल एज हो गई, उसने बीएस कर लिया या इंजीनियरिंग कर ली, फिर वो सोचता है कि अब मुझे इस फील्ड में करना क्या है। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ तो ये चीज़ तो उसको कैरियर की जब वो मैट्रिक में या ओ लेवल में था उसी वक्त डिसाइड कर लेना चाहिए था कि मैं ये जो आपने कहा कि 22 साल में, मेरे ख्याल में उस वक्त भी उसको नहीं पता था कि उसने जाना क्या है। देखें ये चीज़ें तो उसी वक्त एक मोटिवेशनल स्पीकर ही बता सकता है ना, तो मतलब कैरियर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। और वो काम टीचर ही कर सकता है, काउंसलिंग का काम भी उसी ने करना होता है। अगर हमारे पास कैरियर गाइडेंस मौजूद होगी तो उसके बाद हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। हम बच्चों पे थोप देते हैं जी, ठीक है, हम ये कहते हैं कि फलां का बच्चा डॉक्टर है, आपने भी डॉक्टर ही बनना है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। फलां का बच्चा इंजीनियर है, आपने भी इंजीनियर ही बनना है, हालांकि उसकी पर्सनल स्किल्स वो नहीं होती हैं। एग्जैक्टली, पर्सनल स्किल्स को अगर जांच लिया जाए तो जब वो, क्योंकि देखें हमेशा माशरा जो है वो बच्चों से ही बनता है। अगर बच्चे अच्छे होंगे, मतलब जाहिर सी बात है अगर उनको वही फील्ड्स मिलेंगी तो वो उसमें कामयाब भी होंगे। अगर किसी ऐसी फील्ड के अंदर हमें डाल दिया जाए, एग्जाम्पल मुझे IT का शौक है था और मैं किसी ऐसे डिपार्टमेंट में होता जहाँ पे मुझे वो तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। एग्जांपल मैं सिर्फ सैलरी ले रहा हूँ। सिर्फ एक बात मैं जिलानी साहब को जो है ना, यूथ के हवाले से हम एंटरप्रेन्योर नहीं बनाते सर। हम सिर्फ लैपटॉप दे सकते हैं, हरे रंग का काले रंग का रक्षा दे सकते हैं, ये हमारी प्रायोरिटीज में है। जब भी आप यूथ के हवाले से बात करते हैं ना, आपके पास क्या प्लान है, तो हमारे पास काली पीली टैक्सियां या रक्षे हैं, या फिर अब एक नया हमने चीज़ निकाली है कि लैपटॉप हम गिने चुने स्टूडेंट्स को देना शुरू करते हैं। जी जिलानी साहब, ये महंगाई के हवाले से भी आप बात कर रहे थे, अभी डिस्कशन हो रही है महंगाई के हवाले से, कितना फ़र्क पड़ा है? आपका तो इंटरेक्शन एक आम आदमी के साथ है, एक आम पाकिस्तानी के साथ है, क्या सुनने को मिलता है या क्या समझ में आती है बात? यासिर भाई, अभी तो फिलहाल कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। हर चीज़ आज आप जाएंगे तो मिसाल के तौर पे 100 रुपये की चीज़ें तो कल जाएंगे तो वो 120 रुपये की। वो अभी ये जो आटा वगैरह बढ़ा था तो वो बेकरी आइटम से सारे वो 200% उसमें इजाफा हो गया। अब वो प्राइसेस रैशनलाइज हो गई, सब कुछ हो गया, सब अपनी जगह पर आ गया, वो आज भी उसी के ऊपर भेज रहे हैं। अब आप क्या करें? ब्रेक है बेटा? ओके, चलें एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शमीम साहब और जनाब मोहम्मद असद साहब, सैयद मुर्तज़ा जिलानी साहब, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। मुल्क की इस वक्त मौशी सूरत हाल ज़ेर बहस है। मेरे ख्याल में मज़ीद तो सवाल मैं ब्रेक में इतने आगे रख चुका हूँ कि अगर उसके ऊपर ही बात की जाए, अगर आप मुत्तफ़िक हैं या अगर उसके मुखालिफ भी अगर आपकी अगर राय है तो मैं उसका एहतराम करता हूँ। ज़रा फरमाइए आप, एक छोटा सा सवाल है, आप बैंकर्स को ला के, मैं आज तक बड़ी बड़ी डिबेट्स होती रही, डिस्कशंस का मैं हिस्सा रहा, कंडक्ट करवाता, अब मैं अल्लाह का शुक्र है नहीं करता, मगर अभी आप मुझे मौका दे रहे हैं, चलें अल्लाह खैर करेगा। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप बैंकर के ज़रिए मुल्क की मईशत को कैसे चला सकते हैं, पहले इसका तो जवाब देना मुझे। यासिर साहब देखें, बैंकर्स जो है ना, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं होते, ठीक है ना,
इकोनॉमी को समझने के लिए इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत होती है। बैंकर्स को इतना पता है कि इतने पैसे से इतने पैसे मुझे कैसे बना के प्रॉफिटेबिलिटी अपने सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को दे देना है। बैंकर्स का काम नहीं है। हम बिल्कुल इस तरह से है जैसे एक मैकेनिक से हार्ट ऑपरेशन करवा रहे हैं। बहुत खूब। असल मसला ये है पाकिस्तान में, हमें जब तक स्पेशलाइज्ड लोग पर्टिकुलर सेक्टर वाइज नहीं आएंगे उस तक हमारी इकोनॉमी तरक्की। मिसमैनेजमेंट पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, मैं आपको बताऊं। जो आप यूं कह लीजिए कि, और दूसरी तरफ तो डेफिनेटली मिसमैनेजमेंट के पीछे पस मंज़र में जो वजह है वो नीयतों का फुकदान है। पाकिस्तान के पास जितने रिसोर्सेज हैं ना, आप यकीन कीजिएगा इन रिसोर्सेज का अगर हम 25% भी सही से इस्तेमाल कर लें, 75% छोड़ते हैं, तो पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन सकता है गिवन द रिसोर्सेज। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये अगर बैंकर्स की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा स्टेट बैंक की भी बात करूंगा। इसमें आप देखें कि हमारे पास टोटल 16 अरब डॉलर हमारा जो है ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें तकरीबन 4.5 अरब डॉलर तो कमर्शियल बैंक के हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको मैं, इसमें जो है ना 5 अरब डॉलर जो है चाइना के हैं, 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं, 3 अरब डॉलर यूएई के, और ये वो पैसे 5 और 6 11 अरब डॉलर ये थे। 13 अरब डॉलर चाइना ने, 7 अरब डॉलर थे चाइना ने $2 मांग लिया हमसे। तो अब 11 अरब डॉलर, 16 में से 11 अरब डॉलर तो उनके पड़े हुए, वो पैसा है जिससे पड़े हुए जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। 4.5 अरब डॉलर जो है कमर्शियल बैंक के पास पड़ा हुआ। मतलब कैसे मतलब ये रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं कि आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आपके पास तो डॉलर ही नहीं है। आप देखें रिजर्व्स नहीं है। आप इंडिया के पास, बांग्लादेश के पास देख लीजिए कि 400 तकरीबन 400 बिलियन डॉलर, 400 बिलियन डॉलर उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास जो है 16 अरब, वो भी किसी और के हैं। तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ जो मैं आपसे दोबारा इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे, तो बैंकर्स का काम नहीं है ये। अगर हुकूमत सिंसियर है इस मुल्क के साथ और चाहती है कि ये मयार ज़िंदगी लोगों की बेहतर, क्योंकि सारा मामला वादे जो होते हैं वो 26 करोड़ अनऑफिशियली 26 करोड़ आबादी है हमारी, 26 करोड़ आवाम के लिए, तो 26 करोड़ आवाम के लिए काम करना चाहते हैं तो रेशनल लोगों को, स्पेशलाइज्ड लोगों को बैठाए, ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक छोटी सी बात एफबीआर के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से, पर्टिकुलरली बाय लॉ सूबाई एग्रीकल्चर, सूबाई टैक्स जो है एग्रीकल्चर के सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, और ये दे फेल टू कलेक्ट दैट। तो इसके लिए मेरी सजेशन ये है कि एफबीआर को बाय लॉ भी है कि एफबीआर को ये अथॉरिटी दी जाए, एफबीआर उनके बेसिस पे टैक्स कलेक्ट करें और सूबाई हुकूमत के हवाले करें। इसकी वजह ये बताऊँ मैं आपको, 26,000 एफबीआर में एम्प्लॉयज़ हैं और ऑटोमेशन के बाद 5,000 से भी काम चल सकता है। अगर 26,000 है तो उनको इस्तेमाल तो करें ना आप। और यू विल बी सरप्राइज, पिछले 3-4 सालों का डाटा उठा के देखें कि ये एफबीआर जो टैक्स कलेक्शन करता है, टैक्स नहीं देने वालों के खिलाफ वो जो एक्शन लेते हैं, टेलीफोन कनेक्शन काट देना, अकाउंट को सीज कर देना और बहुत सारे इकदाम करते हैं। कभी अपने 600 ऑफिसर्स के खिलाफ भी एक्शन ले लें वो, जिन्होंने पिछले कई सालों से टैक्स सर्टिफिकेट ही जमा नहीं कराया उन्होंने जी। और एक छोटी सी बात एफबीआर के हवाले से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में टोटल तकरीबन 31-32 लाख इंडस्ट्रियल कनेक्शन है। टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल कनेक्शन तकरीबन 31 से 32 लाख है, और जो टैक्स रिफॉर्म, जो टैक्स रिटर्न जमा कराने वाले हैं वो सिर्फ 1 लाख है। बिल्कुल तो ऐसा ही है, इस चीज को भी देखना पड़ेगा जी। अब असद साहब, लास्ट में वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, मैसेज क्या देना चाहेंगे खासतौर पे यंगस्टर्स को जो आरडी से ताल्लुक़ रखते हैं? अच्छा, मैं 2 मैसेज देना चाहूँगा छोटे छोटे से। ज़रूर। एक तो ये कि जैसे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस चल रहे हैं पाकिस्तान में और लोग ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, तो मैं ये एक मतलब एक मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट की सतह पे भी छोटे छोटे अगर सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाए जाएं तो पाकिस्तान की इकनॉमी भी बड़ी इससे इम्प्रूव हो सकती है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। स्टार्ट में वो छोटे होंगे लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम अभी पैसों की बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसा जनरेट हो सकता है। और नौजवानों को मैं ये कहूँगा कि आप हिम्मत ना हारें। लेकिन जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते और नाकामी से कभी मत घबराएं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, he was matriculation exam failed on 7 times but he was not stopper। तो वो जो है वो कामयाब हुए। और हमें भी यही करना चाहिए कि मुसलसल वर्किंग कर देना चाहिए और अपनी नाकामी से कभी घबराना नहीं चाहिए। जी जिलानी साहब, क्या मैसेज होगा खासतौर पे गवर्नमेंट के लिए? एक मैसेज होना ज़रूरी है, महंगाई पे आपने बड़ी गुफ्तगू की है। जी यासिर भाई, मैं ये बोलूँगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि मेरा ये सवाल है कि आपने जो महंगाई हो रही है
ठीक है, उसको कंट्रोल करें। ये ना हो कि आवाम बाहर निकल जाए, फिर संभालना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो मेरा यही है कि वज़ीर आज़म से कि ये आवाम की तरफ देखें, महंगाई को कंट्रोल करें। महंगाई कंट्रोल होगी तो हमारा मुल्क बेहतर होगा। सबसे बड़ी नहीं तो लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं, ठीक है, महंगाई 80 से ज़्यादा बढ़ गई है, तो काबू करना मुश्किल हो गया आपने तो सही मैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सबसे ज़्यादा बात है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जी डॉक्टर साहब, लास्ट वर्ड, वक्त खत्म हो गया। बस एक तो ये है कि विद होल्डिंग टैक्स को रिमूव करें, क्योंकि विद होल्डिंग टैक्स डेटा कलेक्शन के लिए किया गया था ताकि इन्फोर्स करके टैक्स कलेक्शन की जाए। दूसरा ये है कि विंडफॉल टैक्स एनर्जी में, विंडफॉल टैक्स जब प्राइस पीक पे जाता है तो उस पर आप विंडफॉल टैक्स लगा के और इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्यूल में कम करेंगे तो इन्फ्लेशन में कंट्रोल होगा, लोगों की मेयार ज़िंदगी बेहतर होगी। और तीसरी चीज़ ये है वो है सुपर टैक्स को रैशनलाइज करें प्लीज़। थैंक यू। बहुत इसके ऊपर बात हो चुकी है और ये बड़ा ज़रूरी भी है। अब इसके ऊपर ये बड़ा डिटेल टॉपिक है, इससे हासिल क्या हुआ, क्या इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है या कम हुई है, ये भी हमें देखना होगा। वेल, वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जनाब असद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, तीनों मौजूद मेहमानों का यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मुल्क की मुशी सूरत हाल जो है वो हमारी ज़ेर बहस आई है। और भी दीगर मामला हैं, इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है, आप देखिए हमारा प्रोग्राम।